तो हम लोग जो है आगे पढ़ाई करें। कल होमोजेनियस कैटालाइसिस पढ़ लिए थे, तो आज जो है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो होमोजेनियस कैटलिस्ट तो पढ़ लिए, अब हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट पढ़ेंगे। तो हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट है और जो कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट है दोनों अलग होते हैं। जनरली हेटेरोजेन कैटलिस्ट में क्या होता है कि जो कैटलिस्ट होता है ना, उसका फिजिकल स्टेट जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, का फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है। तो और रिएक्टेंट जो होता है या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, यही देखना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट, ठीक है। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों डिफरेंट फेज में होता है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होता है, तब जो है हम लोग उस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट। और ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर रिएक्टेंट जो है हो सकता है गैस और लिक्विड होगा। ठीक है ना, रिएक्टेंट जो है गैस या लिक्विड होगा। और कैटलिस्ट जो है ना, कैटलिस्ट जो है ये सॉलिड होगा। कैटलिस्ट क्या है? सॉलिड होगा। जब ऐसा रहेगा, रिएक्टेंट गैस स्टेट या लिक्विड स्टेट में हो और कैटलिस्ट जो है सॉलिड स्टेट में हो, जब इस तरह का रिएक्शन होगा, इस तरह का कैटालाइसिस होगा, तो इस तरह के कैटालाइसिस को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। ठीक है, हम लोग पहले होमोजेनियस कैटालाइसिस पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन मैकेनिज्म था, यहाँ एडजॉर्प्शन मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो ये होगा हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। इस हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस को हम लोग इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं सरफेस कैटालाइसिस। इसका क्या नाम बोलते हैं? सरफेस कैटालाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, सरफेस कैटालाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ जो रिएक्शन होता है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर होता है। जो भी फिनोमिनन हो रहा है, जितना भी प्रोसेस होगा यहाँ पर, वो जो ये कैटलिस्ट है जो सॉलिड फॉर्म में है, उसके सरफेस के ऊपर वो होगा। सरफेस के ऊपर ही केमिकल रिएक्शन होगा, सरफेस के ऊपर ही सारा फिनोमिनन होगा यहाँ। इसीलिए इस तरह के कैटालाइसिस में को हम लोग सरफेस कैटालाइसिस भी बोलते हैं, यानी हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस को ही हम लोग सरफेस कैटालाइसिस, तो सरफेस कैटालाइसिस बोले या हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस बोले, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, दोनों। और इसको हम लोग सरफेस कैटालाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी फिनोमिनन है, जो भी प्रोसेस है, वो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर होता है। इट विल टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सरफेस कैटालाइसिस। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग ध्यान देते हैं तो क्या होता है। ये जो कैटलिस्ट है ना, इसका सरफेस एरिया जो होता है ना, सरफेस एरिया, ये जो कैटलिस्ट है इसका जो सरफेस एरिया है, ये 1 मीटर स्क्वायर से लेकर के 500 स्क्वायर मीटर तक होता है। इतना सरफेस एरिया होता है। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर से लेकर के 500 मीटर स्क्वायर के रेंज में जो है इस कैटलिस्ट का सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया तो इनॉर्मस है ना। ठीक है, 1 मीटर टू 500 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है ना, पर ग्राम। 1 ग्राम कैटलिस्ट का सरफेस एरिया, 1 ग्राम कैटलिस्ट का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर से लेकर के 500 मीटर स्क्वायर तक होता है। 1 ग्राम कैटलिस्ट का सरफेस एरिया 1 स्क्वायर मीटर से 500 स्क्वायर मीटर के बीच में, इस रेंज में रहता है।
तो बहुत ही इनॉर्मस सरफेस एरिया, सिर्फ 1 ग्राम का सरफेस एरिया इतना हो सकता है। तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा एरिया है। तो ये इनॉर्मस सरफेस एरिया हो गया ना। तो ये क्या है, इनॉर्मस सरफेस एरिया है। इनॉर्मस सरफेस एरिया है, बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, ठीक है। इट इज ए इनॉर्मस सरफेस एरिया, ठीक है। इतने बड़े सरफेस एरिया पर एडजॉर्प्शन होगा तो रिएक्शन तो फास्ट होगा ही, क्योंकि सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जब एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो केमिसॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और केमिसॉर्प्शन ज़्यादा हो तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस होता है ना, ये सब जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये जो हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस है या सरफेस कैटालाइसिस है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जो सरफेस कैटालाइसिस है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हेटेरोजेनियस, ठीक है, हेटेरोजीनियस और सरफेस कैटालाइसिस है ना। हेटेरोजेनियस और सरफेस कैटालाइसिस जो होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो जीरो ऑर्डर कब होता है, जब उसके कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है ना, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना जीरो ऑर्डर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तभी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। उसका कारण क्या है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना वो सरफेस के ऊपर होता है। Why it is called zero order reaction? Generally heterogeneous reactions are zero order reaction, ठीक है, because rate determining step takes place on the surface of catalyst, ठीक है, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जानते ही हो, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करता है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये जो है कहाँ पर होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो चूँकि कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर हम रेज करेंगे वो जीरो देंगे। मतलब क्या हो गया है कि हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस ज़्यादातर जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम करे ज़्यादा करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनरली ये होता है। ऐसे और भी कॉन्सेंट्रेशन कहीं बढ़ने से घट जाता है, कहीं कॉन्सेंट्रेशन घटने से रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है, इस तरह का फिनोमेनन भी आता है। लेकिन मोर और लेस ज़्यादातर केस में क्या होता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, तो इट विल बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं। और जीरो ऑर्डर ठीक है, लेकिन क्यों ऐसा हो जाता है उसका रीज़न यही है कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसको बोलते हैं स्लो स्टेप, है ना। रिएक्शन जब मल्टीपल स्टेप में होता है तो जो स्टेप स्लो होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सो स्लोएस्ट स्टेप, जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो रेट को डिटरमाइन करता है जो स्टेप, वो सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पर ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल लेके लेंगे और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग हेवर प्रोसेस का लेते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है। ये क्या है, गैस में है, लेकिन इसके ऊपर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है आयरन, वो तो सॉलिड है, यही तो कैटलिस्ट है ना, और प्रोडक्ट भी गैस ही बनता है। ये जो है कैटलिस्ट, तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हुआ ये, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस है। उसके बाद जो है हाइड्रोजन, ये भी गैस है।
इस दोनों के बीच में रिएक्शन कराने के लिए हम लोग कॉपर या जिंक ऑक्साइड, कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड का यूज करते हैं, या अगर इसको यूज नहीं करना है तो हम लोग यूज करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड का, तब रिएक्शन होता है और मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये दोनों भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये सब भी सॉलिड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैटलिस्ट जो है सॉलिड है, लेकिन रिएक्टेंट जो है गैस में है ना। रिएक्टेंट जो है गैस है, लेकिन कैटलिस्ट जो है सॉलिड है। तो कैटलिस्ट सॉलिड हो गया, रिएक्टेंट जो है गैस हो गया, दोनों डिफरेंट फेज में हो गया। तो इस तरह के कैटालाइसिस को हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनस कैटालाइसिस, ठीक है। अब जो है बहुत ही पॉपुलर है ना, वेजिटेबल ऑयल, है ना। वेजिटेबल ऑयल जिसको हम लोग खाते हैं, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस क्लास 10 में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और इसमें कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं निकेल का, ठीक है। और फिर हमको क्या मिलता है, वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी, है ना। वेजिटेबल घी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डालडा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, डालडा, ठीक है ना। तो ये क्लास 10 में भी पढ़ाया जा चुका है ना। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ाया गया था क्लास 10 में कि ये जो है अनसेचुरेटेड है, ये सेचुरेटेड है। वेजिटेबल ऑयल क्या हो गया, सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है ना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। और वेजिटेबल घी क्या है, सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिफरेंशिएट करने के लिए इस रिएक्शन का भी यूज करते हैं। ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, ये लिक्विड फॉर्म में है। एक रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में, दूसरा रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है। एक रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में और दूसरा रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फॉर्म में है। कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। तो जो फिजिकल स्टेट है कैटलिस्ट का, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में हम लोग देख लिए कि रिएक्टेंट जो है वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन कैटलिस्ट जो है हमेशा सॉलिड ही रहेगा। तो जब रिएक्टेंट गैस या लिक्विड रहे लेकिन कैटलिस्ट जो है सॉलिड रहेगा, ऐसा केस में जो कैटालाइसिस होगा उसको हम लोग हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस बोलेंगे या सरफेस कैटालाइसिस बोलेंगे, क्योंकि सरफेस के ऊपर काम होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग होमोजेनियस कैटालाइसिस में हम लोग क्या बोले थे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन मेथड बोले थे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रिंसिपल के थ्रू हम उसको एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि वहाँ एडजॉर्प्शन होता नहीं है। लेकिन हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन नहीं करेगा, यहाँ पर एडजॉर्प्शन होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग एडजॉर्प्शन थ्योरी के हेल्प से जो है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो होमोजेनियस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, लेकिन हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग जो है एडजॉर्प्शन, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी का काम करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म। क्या चीज पढ़ेंगे, मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है। हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है, या हेटेरोजेनियस कैटालाइटिक रिएक्शन भी लिखेंगे। तो इसमें हम लोग यूज किसका करेंगे, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी। इस थ्योरी का यूज करते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे कि हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पहले से ही मालूम है कि रिएक्टेंट जो है गैसियस स्टेट में होता है या लिक्विड स्टेट में होता है। तो जो पहला पॉइंट होता है
उसमें रिएक्ट के उसमें गैसियस स्टेट होगा या लिक्विड स्टेट होगा। तो ये सब क्या होगा कि सॉलिड कैटलिस्ट के ऊपर एडजॉर्प्शन होगा। तो पहला चीज़ क्या होगा कि एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, किसका एडजॉर्प्शन होगा? एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ओवर द कैटलिस्ट। क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा कि एडजॉर्प्शन होगा। ठीक है, सबसे पहला काम इसमें क्या होगा? एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऑफ reactant molecule over catalyst surface। ठीक है, सबसे पहला काम होगा। ठीक है, जैसे ही कैटलिस्ट सरफेस के ऊपर ये एडजॉर्प्शन होगा तो क्या होगा कि उसी समय जो है वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट पहला काम होगा। दूसरा काम होगा वीकनिंग। ठीक है, वीकनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो अपना बॉन्ड है ना, जैसे हाइड्रोजन है ना, H2 है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो है कमजोर हो जाएगा। वीकनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और उसके बाद रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा। ठीक है, और तीसरा चीज क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, बाय फॉर्मिंग द केमिकल बॉन्ड। ठीक है, हाँ, रिएक्शन प्रोसीड थ्रू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन रिएक्टेंट एटम। ठीक है, और फ्री रेडिकल एंड कैटलिस्ट सरफेस। ठीक है, कैटलिस्ट का जो सरफेस है और जो मॉलिक्यूल्स जो था वो टूटा तो एटम में कन्वर्ट होगा या फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस दोनों के बीच में बॉन्ड होगा। पहला होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है कैटलिस्ट के सरफेस पर चिपकेगा। जैसे ही चिपकेगा तो चिपकने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो अपना बॉन्ड है वो कमज़ोर होने लगेगा, और अब कमज़ोर होने के बाद वो क्या होगा कि फिर बॉन्ड बना लेगा कैटलिस्ट के साथ। कमज़ोर हो जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। कमज़ोर होने के बाद टूटेगा और टूटने के बाद जो है बॉन्ड बना लेगा कैटलिस्ट के साथ। और कैटलिस्ट के साथ जब बॉन्ड बन जाएगा तो कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर बहुत सारा रिएक्टेंट अब चिपक गया बॉन्ड बना करके। अब ये सारा रिएक्टेंट जो है अब आपस में इंटरेक्ट करेगा कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर, कैटलिस्ट के सरफेस को। तो रिएक्शन प्रोसीड थ्रू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन रिएक्टेंट एटम और फ्री रेडिकल एंड कैटलिस्ट, है ना। तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एटम के बीच में या फ्री रेडिकल के बीच में जो है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब जो है बॉन्ड बन गया किसके किसके बीच में? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट एटम या फ्री रेडिकल के बीच में। ठीक है, अब रिएक्टेंट जो है चिपक गया। अब रिएक्टेंट क्या हो गया? चिपक गया। तो चौथा क्या होगा? अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। फोर्थ में क्या होगा, है ना, एडजॉर्ब्ड रिएक्टेंट interacts with one another। ठीक है, चौथा क्या होगा कि एडजॉर्ब रिएक्टेंट जो है वो बनाएगा, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा। और पांचवा हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। पांचवा स्टेप में हो जाएगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड
रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेप्स है, इस 5 स्टेप्स को यूज करते हुए ये जो है एडजॉर्प्शन थ्योरी के हेल्प से जो है, ये जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है इसके हेल्प से ये हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस होता है। तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट होगा और स्टेप बाय स्टेप जब किसी भी फॉर्मेशन को हम बताते हैं तो उसी को हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है, उसी को जब हम एक साथ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ये रिएक्शन होता है अगर लिख देते हैं तो हम उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। इसीलिए लिखे हैं मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजेनियस कैटालाइसिस। ठीक है, तो अब जो है इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हेबर प्रोसेस लेंगे। क्या लेंगे हम? हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है। हेबर प्रोसेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, हेबर प्रोसेस का एग्जाम्पल लेंगे। हेबर प्रोसेस में क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हेबर प्रोसेस में क्या है, रिएक्शन क्या होता है? हेबर प्रोसेस में जो रिएक्शन होता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। आयरन जो है कैटलिस्ट होता है और अमोनिया बनता है। यही तो रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन एक्चुअली होता कैसे है? ठीक है ना, ये रिएक्शन पहला क्या होता है? एडजॉर्प्शन। पहला स्टेप क्या है? एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या होता है सबसे पहला? एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द कैटलिस्ट फेरस आयरन सरफेस। ठीक है, आयरन क्या है यहाँ पर? कैटलिस्ट है, तो आयरन के सरफेस के ऊपर चिपक गया। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वीकनिंग ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, है ना, वीकनिंग ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यह स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये जो तीनों बॉन्ड है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ये तीनों बॉन्ड का वीकनिंग होता है। ठीक है, और वीकनिंग होने के बाद ये जो है टूट जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जानने की बात है, ठीक है, कि ये जो वीकनिंग कैसे हो जाता है। जब हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक है। एडजॉर्प्शन क्या है? एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक इन नेचर। एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो जैसे ही एक पहला बैच आया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, पहला बैच आया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का और आयरन के सरफेस पर एडजॉर्ब होना शुरू हुआ। जैसे ही एडजॉर्ब शुरू हुआ, एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है, यानी हीट एनर्जी रिलीज होगा। जैसे एडजॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हुआ, जैसे ही एडजॉर्प्शन प्रोसेस शुरू हुआ तो हीट एनर्जी रिलीज होना शुरू हो गया। वही हीट एनर्जी जो है ना, यूज किया जाएगा किस लिए? ये जो बॉन्ड बना रहता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है, तो ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है इसका बॉन्ड को तोड़ना है, इसके बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। उसके अलावा जो है वीकनिंग ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड एंड एडजॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द आयरन सरफेस। उसके बाद जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी टूटेगा। ठीक है, ये दोनों टूटेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी टूटेगा, वो भी जो है आयरन के सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा।
ठीक है। और ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो एक्जोथर्मिक है। ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्या है, एक्जोथर्मिक है। मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होता है, इस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होता है। जब इस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होगा, वही हीट एनर्जी जो है, ये जो रिएक्टेंट है, इस दोनों रिएक्टेंट का जो ये अपना बॉन्ड है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में उसी हीट एनर्जी का यूज होगा जो एडजॉर्प्शन के समय रिलीज होगा। तो इस तरीके से ये बॉन्ड जो है आराम से टूट जाएगा। जब इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा, इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा, तो दोनों एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा या फ्री रेडिकल के फॉर्म में आएगा, फिर ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेगा। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया कि नाइट्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम इंटरेक्ट्स एट द सरफेस, ठीक है। और चौथा क्या होगा, इंटरमीडिएट्स बनाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बनाएगा, चौथा क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या होगा, इसमें कैटलिस्ट, ठीक है, नाइट्रोजन भी रहेगा और हाइड्रोजन भी रहेगा, तीनों जुड़ा हुआ रहेगा। कैटलिस्ट के ऊपर ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तीनों जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। और पांचवा में आ जाएगा प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो ये पांच स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो ये हो गया एडजॉर्प्शन थ्योरी, ये हो गया एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली वही जरा सीखेंगे, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली देखते हैं कैसे है। डायग्राम के हेल्प से भी इसको समझने की कोशिश करते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी को। तो हम लोग पहले जो है रिएक्टेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये सारा रिएक्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टेंट का सरफेस है। मान लेते हैं कि ये एक रिएक्टेंट नहीं है, ये जो है कैटलिस्ट है, ये है कैटलिस्ट, ठीक है, ये कैटलिस्ट है। और हम रिएक्टेंट एक ले लेते हैं इन जनरल ए बी, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया रिएक्टेंट। अब पहला स्टेप क्या होगा, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एट द कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट सरफेस, ठीक है। अब देखते हैं एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। अब जो है एडजॉर्ब हो गया, ये बॉन्ड टूट गया। एडजॉर्प्शन के इसमें बॉन्ड टूट जाता है ए और बी के बीच में। ये एक मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, बॉन्ड टूट गया, ए भी एडजॉर्ब हो गया, बी भी एडजॉर्ब हो गया, ठीक है। तब ये क्या है, अब ये जो बन गया ये क्या है, अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा ए और बी के बीच में। अब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट के सरफेस पर। और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनेगा। अब देखो ए और बी के बीच में भी बॉन्ड बन गया, यहाँ ए और बी के बीच में बॉन्ड नहीं था, ठीक है। यही है रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जो है डिसॉर्प्शन होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब जो है ये जो प्रोडक्ट ए बी बना है इसका डिसॉर्प्शन होगा, तो ए बी मॉलिक्यूल, ठीक है, डिसॉर्प्शन हो जाएगा। तो रिएक्टेंट हमने क्या लिया है, ठीक है, सॉरी,
रिएक्टेंट यहाँ दो ठो लिए, ए और बी, हाइफन था, दो रिएक्टेंट लिए, अब ये दोनों रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। और कैटलिस्ट हमारा रीजेनरेट हो गया, कैटलिस्ट जैसा था उसी रूप में रीजेनरेट हो गया, ठीक है। कैटलिस्ट रीजेनरेटेड, ठीक है, रीजेनरेटेड, और ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्शन करवाना है ए और बी के बीच में, रिएक्शन किसके किसके बीच में कराना है, ए और बी के बीच में हमको रिएक्शन करवाना है, ए और बी के बीच में, इस दोनों के बीच में रिएक्शन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, फास्ट करना है। तो फास्ट करने के लिए हम इसमें कैटलिस्ट दिए, ये कैटलिस्ट ले लिए। अब ये कैटलिस्ट का जो आउटर बाउंड्री है, सरफेस है, वो खाली है, उस पर ए भी चिपक जाएगा और उस पर बी भी चिपक जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों। तो एडजॉर्प्शन हो गया ए और बी का, एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस। तो दोनों ही ए और बी दोनों ही एडजॉर्ब कर गया, ए एंड बी दोनों ही एडजॉर्ब कर गया कैटलिस्ट के सरफेस पर। एडजॉर्ब होने के बाद अब ए और बी में रिएक्शन होगा इसी सरफेस के ऊपर। पहले तो ए और बी जो है कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो गया, चिपक गया, चिपकने के बाद ए और बी में अब इंटरेक्शन होगा और इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर, ए और बी के बीच में बॉन्ड जैसे बनेगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये एकदम अनस्टेबल होता है। अब क्या होगा, अब तो प्रोडक्ट बन चुका है, अब ये सरफेस को छोड़ के अलग हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का हो रहा है। एडजॉर्प्शन किसका हो रहा है, रिएक्टेंट का होता है। डिसॉर्प्शन हो गया यहाँ पर और प्रोडक्ट अलग हो गया, और फिर से जो है कैटलिस्ट जो है रीजेनरेट हो गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे इस सबको। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। ओके, विल मीट अगेन।